कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आपका आज के क्लासेस रावत सर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12 की इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पहला अध्याय चल रहा है। और अभी तक हमने पहले अध्याय में ये सीखा है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी और उसकी खोज जो है वो किसने की थी। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि उस हड़प्पा सभ्यता के को ही पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमने उसका कालक्रम जाना। फिर हमने उसमें बात की मेरे प्यारे बच्चों उसके भूगोलिक विस्तार की। फिर हमने एनसीईआरटी के तहत जो प्रमुख स्थान है जो हमें पढ़ने हैं, हमने उनके बारे में देखा। और फिर हमारा पहला टॉपिक मोहनजोदड़ो रहा था। और मोहनजोदड़ो के अंदर हमने देखा कि मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी। और उसके अलावा हमने देखा जो नगर विभाजन सिस्टम था वो दो नगरों में विभाजित था, एक दुर्ग क्षेत्र के रूप में और एक निचला नगर के रूप में। उजड़े नगर में आपको यानी दुर्ग क्षेत्र में आपको मिलता है एक विशाल स्नानागार, प्रशासनिक भवन मिलते हैं, सार्वजनिक भवन मिल जाते हैं। और उसके बाद अलावा एक अन्नागार भी मिला था वहाँ। माना जाता है कि वहाँ अन्न का भंडारण किया जाता हो। और उसके बाद में आप यदि निचला क्षेत्र की बात करो तो वहाँ आम नागरिक रहते थे, बाजार थे, कार्यशाला थी जहाँ लोग कार्य किया करते थे, काम करते थे, उद्योग वगैरह जो भी है वो सब के सब नीचे वाले हिस्से के अंदर थे। यानी ऊपर वाला हिस्सा छोटा था, परंतु वो सार्वजनिक जगह के लिए यूज किया जाता था। वो एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया था ऊपर। और उसके अलावा मैं बात करूँ निचले नगर की, तो निचला नगर बड़े स्तर पर था, जहाँ आपको गलियां जो है वो एक दूसरे को काटती हुई दिखती है, यानी ग्रिड पैटर्न के अंदर दिखती है। नालियाँ ढकी हुई थी। और मेरे प्यारे बच्चों, फिर हमने बात की थी उसकी इंडो की, मोहनजोदड़ो की क्यों विशिष्ट है वो उनके अनुपात के कारण। फिर हमने वहाँ की मकान की संरचनाएं देखी थी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मोहनजोदड़ो के अंदर अन्नागार के ऊपर। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अन्नागार का मतलब क्या होता है? तो अन्नागार का मतलब तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अन्नागार जो होता है वह स्थान होता है जहाँ बड़ी मात्रा में स्थान को बड़ी मात्रा में अनाज को संग्रहित कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम में वेयर हाउस या अनाज मंडियां जो होती है वो उस समय अन्नागार जो है वो उसी का कार्य किया करता था। फिर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जो अन्नागार है उसकी स्थिति की बात करूं तो ये दुर्ग क्षेत्र के अंदर मिला था आपको और चबूतरे के ऊपर बना हुआ था, ताकि इसको बाढ़ से सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो है बाढ़ की समस्या में बार बार रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए ही इस अन्नागार को ऊपर बनाया गया था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग जो है वो यहाँ के लोग इतिहासकारों के अनुसार इसका जो प्रयोग है वो या तो इसको अनाज भंडारण के लिए किया जाता होगा, या कर के रूप में जो प्राप्त अनाज होता था उसको सुरक्षित रखने के लिए, या फिर अकाल या आपदा के समय उस अनाज को वितरण किया जा सके, इसके लिए पहले ही इस यहाँ अनाज को सुरक्षित किया जाता हो। और या फिर मैं मान सकता हूँ कि ये सार्वजनिक भंडार गृह था कि जिसके खेती खेती के अंदर या किसी भी प्रकार से यदि अनाज जो है वो पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा होता तो यहाँ वो लोग जो है सुरक्षित रख सकते। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक ये दिखा रहा हूँ कि अन्नागार कुछ इस तरीके से बनाया जाता था। फिर हमारे एक पुरातत्वविद हुए थे मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने इसे कथित अन्नागार कहा है। यानी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अन्नागार जैसी कोई संरचना नहीं थी, लेकिन हमें जो अवशेष मिले हैं उससे कुछ जो इतिहासकार है या पुरातत्वविद है उनका मानना है कि यहाँ एक अन्नागार हो सकता है, इसलिए इसे कथित अन्नागार का नाम दिया गया। उन्होंने एक संरचना बनाई है मेरे प्यारे बच्चों, वो संरचना जो है वो आप यहाँ देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, संरचना आपके सामने है। ये कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया गया है। इसे अन्नागार का जो नक्शा है वो तैयार किया था मार्टिमर व्हीलर ने। ये जो ये देखिए, ये ग्रेट बात है, हमने पहले पढ़ा था स्नानागार के बारे में। ये जो डायग्राम है ये सारा का सारा दुर्ग क्षेत्र का बनाया गया है, और यहाँ से जो ड्रेनिंग सिस्टम था वो बनाया गया है, और उसी के पास ये आपको दिख रहा है वो बनाया गया है। ये टेम्बर सॉकेट का मतलब है ये लकड़ी के खंभे थे जिसके ऊपर कुछ ये नगार जो है वो टिका हुआ था। और ये जो दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे रूम है, यानी वो रूम जिसके अंदर अनाज को रखा जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये मान सकता हूँ कि अन्नागार जो है वो एज ए गोदाम या वेयर हाउस का काम करता था, जहाँ हम अनाज को सुरक्षित रख सके। उसके बाद में देखिए, जो पुरातत्वविदों को अवशेष जो मिले थे यानी मोहनजोदड़ो के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से मिले थे मेरे प्यारे बच्चों। जो आपके सामने तस्वीरें दिख रही है ये उस अनाज घर यानी अन्नागार की है। इसी से
यहाँ अनुमान लगाया गया था, क्योंकि इसके अंदर हवादार सिस्टम बनाया गया था, तो अनुमान लगाया जाता है कि अनाज को लंबे समय तक रखने के लिए कुछ ऐसा एक सिस्टम यहाँ बनाया गया है। अब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ बात करूंगा मोहनजोदड़ो के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। यदि मैं परिवार की व्यवस्था की बात की जाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ जो मकान की संरचनाएं थी वहाँ बहुत सारे कमरे थे। यानी यहाँ संयुक्त परिवार जो है वो ज्यादा रहते थे, लोग एक साथ ज्यादा रहते थे। अधिकांश घरों में हमें कमरे मिले हैं, ज्यादा कमरे मिले, यानी यहाँ संयुक्त फैमिलीज रहती थी। उसके अलावा यहाँ आंगन भी थे। फिर और इन सभी चीज़ों से हमें ये अनुमान लगाया है या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यहाँ संयुक्त परिवार जो है वो दिखाई देते थे। प्यारे बच्चों, पहनावा और श्रृंगार की बात की जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो पुरुष और महिला है वो आभूषण भी पहनते थे। और उसके अलावा यहाँ जो गहने जो है या आभूषण जो थे वो अक्सर सोना, चांदी, तांबा, कार्नेलियल, फैंस और कीमती पत्थरों के जो गहने हैं उनके अवशेष मिले, तो इससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो आभूषण जो है उनका प्रयोग किया करते थे। उसके अलावा कंघी भी मिली हमें और दर्पण भी मिला है, तो यानी यहाँ जो सौंदर्य प्रसाधनों के प्रमाण मिले हैं, तो उससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के लोग जो है वो सजने संवरने के शौकीन थे। अब कंघा और शीशा मिल जाए तो आप भी तो देखते हो ना, कंघा मिल जाए आपको और एक शीशा मिल जाए तो और आपको चाहिए क्या। तो उसी प्रकार से वहाँ कंघी और दर्पण के अवशेष मिले, यानी यहाँ के लोग जो है वो सजने संवरने के ज्यादा शौकीन थे। ये आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों एक डायग्राम प्रस्तुत किया है जिसके अंदर आपको आभूषण दिख सकते हैं कि इस प्रकार के आभूषण जो है उस समय चला करते थे। उस समय जो लोग पहनते थे वो कुछ इस तरीके से आभूषण थे, यानी अनेक धातुओं से बनाए जाते थे। ये आभूषण जो है हमने पहले ही चर्चा की थी कि सोना, चांदी, तांबा, कार्नेलियल, फैंस या अनेक बहुत सारी जो धातुएं थी या पत्थर थे उनसे ये जो है बनाए जाते थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने ये और भी तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सब की सब उस समय के जो आभूषण थे उनकी है, कोई हार है तो कोई कंगन है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के आभूषण पहले हुआ करते थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ कि हमारी जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसके अंदर भोजन की बात की जाए कि यहाँ के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन कैसे हुआ करता था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो कृषि आधारित बात करूँ तो गेहूं और जौ, उसके अलावा दालें और तिल आदि इनके प्रमुख भोजन हुआ करते थे। फिर मैं बात करूँ कि इनके यहाँ दूध या दूध से जो भी उत्पादन वस्तुएं हैं वो भी उनका भोजन का मुख्य हिस्सा रही थी। कुछ जगह में मछली और मांस के अवशेष मिले, तो यानी माना जाता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी भी हुआ करते थे। उसके अलावा यहाँ के लोगों का यदि मैं मनोरंजन की बात की जाए तो मिट्टी के खिलौने मिले हमें, अरे बच्चों बैलगाड़ी के मॉडल देखने को मिले हमें। और उसके अलावा हमें कुछ पासे भी मिले हैं, यानी ये सब खेलों के प्रमाण है। यानी यहाँ के जो बच्चे थे या यानी यहाँ के जो बच्चे थे वो खिलौने से खेलते थे। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये उस समय का खेल है जहाँ बच्चे जो है वो मिट्टी के बने या कुछ धातुओं से बने मॉडलों से खिलौने जो बनाए जाते थे उनसे यहाँ के बच्चे जो है वो खेला करते थे। अब प्यारे बच्चों, मैं बात करूँ तो यहाँ इस समाज में उस समय महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या थी, तो यहाँ हमें मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली है। यानी हमें ऐसी मूर्तियाँ मिली है जो एक मातृ देवी को दर्शाता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे वो महिलाओं का सम्मान किया करते थे। और यही नहीं, हमें इस मूर्तियों से वहाँ की धार्मिक संकेत मिलता है कि यहाँ महिलाओं को पूजा योग्य माना जाता था, यानी महिलाओं की पूजा की जाती थी। तो इससे ये माना जाता है कि इस समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो उच्चतम थी। और यहाँ के लोग जो है वो स्वच्छता पर बड़ा ध्यान देते हैं, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है। लगभग हर घर में आपको स्नानघर मिलते हैं। उसके अलावा आपने देखा था कि नालियों का जो जाल बिछा था वो छोट घरों से नालियाँ, फिर नालियों से बड़ी नालियाँ, फिर बड़ी नालियों से मुख्य नाली, या फिर आप नगर से बाहर जो जल निकासी का सिस्टम था हमने पहले पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है सफाई के प्रति आकर्षित थे। उसके अलावा यही नहीं, जो नालियाँ थी उसको भी ढक कर रखा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी गंदी नालियाँ जो गंदा पानी जो होता था उसको बाहर निकालने वाली, गंदा पानी को बाहर निकालने वाली जो नालियाँ होती थी उनको ढक कर रखा जाता था। अब मैं मोहनजोदड़ो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने पढ़ा उसका सामाजिक जीवन। अब मैं कुछ सामाजिक असमानताओं के बारे में बात करता हूँ
कि यहाँ के लोगों में कुछ ऊंच नीचता भी देखी जाती थी। ऊंच नीचता का मतलब वो जाति वर्ग पर नहीं था, शायद अमीरी या गरीबी का बात, मैं अमीरी या गरीबी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों में कुछ फर्क दिख सकता है। मकानों में अंतर था, यानी मोहनजोदड़ो में विभिन्न आकार के मकान मिलते हैं। आपको बड़े मकान भी मिलते हैं और जिसके अंदर आपको कई कमरे होते हैं, आंगन होता है। उसके अलावा निजी कुआं भी उस घर में पाया जाता है और स्नानघर भी मिलता है। और कुछ जगह आपको छोटे मकान मिलते हैं जिसके अंदर बहुत कम कमरे होते हैं, यानी सीमित संख्या के अंदर कमरे मिलते हैं और कम सुविधाएं आपको मिलती है। तो इससे पता चलता है कि जो लोग अधिक संपन्न थे उनके पास बहुत कुछ था और जो लोग कम संपन्न थे उनके पास सामान्य घर मिलते हैं। तो इससे वहाँ की सामाजिक असमानता का जो है हम देख सकते हैं। उसके अलावा वस्तुओं की उपलब्धता की बात करूँ, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कब्रों या घरों से हमें बहुत अधिक मात्रा में सोने के आभूषण और कीमती पत्थर मिले हैं, लेकिन कुछ जगह पर आपको साधारण वस्तु मिली है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग धनी थे उनके पास बहुत अधिक जो है वो वस्तुएँ प्राप्त होती है, और लेकिन जो लोग संपन्न नहीं थे, धनी नहीं थे, जो समर्थ नहीं थे, उनके पास आपको कम वस्तु मिलती है। तो यानी यहाँ अमीर और गरीब दोनों वर्गों के लोग रहते थे, यानी यहाँ भी समाज के अंदर ये लोगों के बीच असमानताएँ जो है वो मिलती है आपको। इससे आर्थिक असमानता का संकेत हमें मिलता है। अब मैं मोहनजोदड़ो में शिल्प उद्योग की बात करूँ, मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप देखिए शिल्प का मतलब क्या होता है कि उस समय मशीनें नहीं हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों। आज आप देखते हो फैक्ट्रियाँ बड़ी-बड़ी, वहाँ मशीनें काम करती है, लेकिन उस समय मशीनें नहीं हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों। जो भी उद्योग थे, वो सारे के सारे शिल्प उद्योगों पर आधारित थे। शिल्प का मतलब हाथ से बनाई जाने वाली वस्तु है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप बात करूँ तो उस समय आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मनके बनाना, मोहरे बनाना, इन कार्यों का शिल्प उद्योग कहा जाता है। और ये सारे के सारे जो है यहाँ के लोग कारीगर जो थे वो अपने हाथों से इन वस्तुओं को बनाते थे। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँ मन का उद्योग, तो वैसे तो मन का उद्योग जो है वो चनहुदड़ो का प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी मैं बात करूँ तो मोहनजोदड़ो के अंदर भी इसकी बहुत अधिक मात्रा में, यानी सबसे प्रसिद्ध उद्योग माना जाता है। इसके अवशेष प्राप्त हुए हमें। जहाँ मनके बनाए जाते थे, उनको उस उद्योग को मनका उद्योग कहा जाता है। यहाँ जो मनके जो है वो कार्नियल यानी एक लाल पत्थर है, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि लाल और नारंगी रंग का मिश्रण होता है, वो पत्थर था। लेपिस लाजुली, ये भी एक पत्थर है। अगेट, ये भी एक धातु है। फेंस, ये भी फेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक कृत्रिम धातु है, यानी यहाँ के लोग जो है वो विशिष्ट तरीके से फेंस खुद तैयार करते थे। उसके अलावा शंख जैसी धातुओं से यहाँ के मनके जो है वो बनाए जाते थे। यानी इन सब धातुओं के प्रयोग से ये मनके जो है बनाए जाते थे। मनके यानी अपनी भाषा में बात करूँ तो आपने मीणिया टाइप देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर आप धागा पोते हैं, तो उन्हें ही मनके कहा जाता था। उनके डायग्राम जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है। पहले उस पत्थर को काटा जाता, उसको गलाया जाता ताप देकर, या उसको एक सांचे में ढाला जाता, फिर उसको घसाई करते, उस पर चित्रित आकृतियाँ करते और फिर उसमें छेद किया जाता ताकि उसमें धागा या कोई भी चीज़ जो है वो आर-पार की जा सके। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मनके जो है वो पहले तैयार हुआ करते थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आभूषण निर्माण की बात करूँ तो उस समय के लोग सजने-संवरने में अधिक ध्यान देते थे और आभूषण जो है पहनते थे, तो यानी यहाँ आभूषणों के उद्योग भी तो रहा होंगे, यानी आभूषण भी बनाए जाते थे। तो यार बच्चों, सोने के गहने, चांदी के गहने, तांबे के आभूषण, हाथी दांत के आभूषण यहाँ हमें मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो कारीगर थे वो बहुत कुशल थे। प्यारे बच्चों, उसके अलावा शंख उद्योग, यानी शंख जो आता है या शंख जो धातु होती है उसको घसाकर या उसको काट कर उससे भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, यानी आभूषण और मनके जो है बनाए जाते थे। और यही नहीं, शंख से चूड़ियाँ भी बनाई जाती थी मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ मोहनजोदड़ो के अंदर जो शंख की चूड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा सजावटी वस्तुएं जो है वो शंख धातु से बनाए जाते थे। अब प्यारे बच्चों में यदि बात करूँ, यहाँ हमने पढ़ा था कि मनोरंजन के अंदर जो बच्चे थे तो वो बहुत ही मात्रा में खिलौने जो है उनसे खेला करते थे। तो यानी खिलौने बनाने के लिए खिलौना उद्योग भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके अवशेष मिले हैं कि ज़्यादातर जो खिलौने थे वो आपको मिट्टी के मिलते हैं, जैसे कि बैलगाड़ियाँ या पशुओं की आकृतियाँ बनाई जाती थी प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको यहाँ मिले हैं। फिर धातु उद्योग, यानी धातु के कुछ औजार भी बनाए जाते थे। उस समय हथियार के प्रमाण नहीं है, यानी माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे
वो शांति प्रिय थे। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ कुछ छोटे-छोटे औज़ार तो है जो दैनिक दिनचर्या के लिए यूज़ किए जाते थे, उनको बनाने के लिए यहाँ धातु उद्योग थे, जिन्हें धातुओं से औज़ार जो है बनाए जाते थे। ज़्यादातर तांबा, काँसा, सोना, चांदी से वस्तु जो है वो बनाई जाती थी। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे औज़ार, हथियार, हथियार का मतलब बड़े स्तर का हथियार नहीं है, छोटे जैसे चाकू वगैरह हमें दैनिक जीवन में यूज़ हो, वैसे हथियार और आभूषण जो है वो भी बनाए जाते थे। अब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ बात करता हूँ मृद बांध उद्योग यानी मिट्टी के बर्तन यानी थाली, मटका वगैरह जो हम यूज़ करते थे पहले, तो ये सब बर्तन जो है वो मिट्टी के आते थे। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे मृद भांड बोला जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय जो बर्तन हुआ करते थे, वो सीधा बनाना ही नहीं, उसको आकृति देना, उस पर चित्रित करना, ये सब कलाकारियाँ जो है उस समय के लोग करते थे। यानी उस समय के जो लोग हैं, वो क्या करते, घड़े, कटोरे और थालियाँ आदि बनाते थे और उस पर चित्रकारियाँ भी करते थे। ये एक उन्नत कारीगरी का प्रदर्शन है मेरे प्यारे बच्चों। आज से 5000 साल पहले ऐसे कारीगर यहाँ मौजूद थे। आपके सामने कुछ चित्र है, वो दिख रहे हैं कि इस प्रकार के मटके जो है या बर्तन जो है वो पहले बनाए जाते थे। अब मैं मोहनजोदड़ो की मोहरों की बात करूँ, तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मोहर जो होती है वो होती क्या है? मोहर यानी सील बोलते हैं। एक छोटे चौकोर या आयताकार एक वस्तु होती है जिस पर चित्रित या कुछ लिपि अंकित होती है। यानी या तो कुछ लिखा होता है या उस पर कुछ ऐसा एक लोगो बनाया जाता है। मैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के समय की बात करूँ तो मोहर का मतलब है एक तरफ से ये सील, या फिर ये मान सकते हो एक लोगो की बात की जाए, जिसे आप देख कर पहचान लेते हो कि ये लोगो जो है उस चीज़ उस कंपनी लोगो जो है वो उस शहर का है या उस कंपनी का है। जैसे मैं ध्वज की बात करूँ, तो आप मेरे बच्चों तिरंगा झंडे को देखकर आप पता लगा लेते हो ये हमारे भारत देश का है, वो एक पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूँ मान लो कि मोहनजोदड़ो की जो मोहरें थी, वो भी उसी समय इसी चीज़ का काम करते थे, एक पहचान के लिए या एक सीलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता था। प्यारे बच्चों, हम आगे बात करें तो इन इन मोहरों का काम क्या होता था? या तो सामान की पहचान के लिए या व्यापार के लिए यानी लेन-देन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता होगा, या प्रशासनिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि पहले जब माल को अंदर लाने या ले जाने के लिए एक पहचान के रूप में उसको यूज़ करना पड़ता था मेरे प्यारे बच्चों। तो मोहरें जो है वो बनाई किससे जाती थी? हमें हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, सेलखड़ी जो धातु है, सेलखड़ी धातु की जो मोहरें हैं वो सबसे अधिक मात्रा में मिली है। यानी मुख्यतः सेलखड़ी से बनाई जाती थी। लेकिन हमें ऐसी और भी बहुत सारी मोहरें मिली है जो अक्सर तांबे, हाथी दाँत या मिट्टी की बनाई हुई होती है। अब मोहरों की जो विशेषताएँ क्या थी? मेरे प्यारे बच्चों, इन मोहरों के ऊपर आपको पशुओं के चित्र मिलते हैं। इन मोहरों के ऊपर अनेक पशुओं की जो आकृतियाँ हैं, वो बनाई जाती थी, जैसे बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, भाग, या सबसे प्रसिद्ध बात को जैसे सेलखड़ी की धातुओं में मिली है, उस पर एक सींग वाला जानवर था, जिसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। लेकिन हमारे पुरातत्वविद या इतिहासकारों ने माना है कि उस समय ऐसा कोई जानवर नहीं था, यानी ऐसे जानवर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको इसको हम एक सींग वाला जानवर मान सकते हैं। हो सकता है ये उनकी पहचान के लिए बनाया गया हो, या उनको एक धार्मिक प्रतीक के रूप में इसको चित्रित किया गया है। अब प्यारे बच्चों, ये हड़प्पा की सबसे प्रसिद्ध मोहरें हैं। अब मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, उस समय हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले थे, क्योंकि मेसोपोटामिया एक जो सभ्यता है, उसके अंदर उसके समकालीन हमें वहाँ से सेलखड़ी धातु की या हड़प्पा जो मोहर है, उसके अवशेष मिले हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों का व्यापार जो है, वो मेसोपोटामिया तक चलता था। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो लिपि का प्रयोग किया गया है, वो लगभग उसमें अनेक सारे चिन्ह आपको दिखते हैं इस लिपि के अंदर, और इसे ही हड़प्पा लिपि कहा जाता है। और मेरे और मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक इस लिपि को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जा सका है। आपने मेसोपोटामिया, मिस्र जैसी सभ्यता, प्राचीन सभ्यताओं की लिपि को पढ़ दिया है, अध्ययन कर लिया है, परंतु हमारे इतिहासकार या पुरातत्वविद है, वो अभी तक हड़प्पाई लिपि का पूर्णतः पता नहीं लगा सके हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा क्या है, यानी इसका अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने जो चित्र है, ये उस सेलखड़ी धातु के चित्र है, यानी जिस से उस सेलखड़ी मोहरे के चित्र है,
जैसे अभी हमने चर्चा की थी। अब प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक पशुपति मोहर जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जिसके अंदर एक आपको मोहर मिलती है जिसमें एक योग मुद्रा में बैठी हुई आकृति उसमें दिखाई देती है। ठीक है, जिसके चारों ओर आपको पशु दिखाई देते हैं। कुछ इतिहासकार इससे शिव का प्रारंभिक रूप यानी पशुपति से जोड़ते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इतिहासकार जो है वो कुछ जोड़ते हैं कि ये जो प्रतिमा, ये जो चित्रकारी है जिसके अंदर एक योग मुद्रा में बैठी आकृति दिखाई देती है, ये भगवान शिव के रूप से जोड़ा गया है, इसीलिए इसे पशुपति नाम दिया गया था। परंतु ये सत्य है या नहीं, इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये एक आकृति जो है वो दिख रही है, जिसमें एक ये मुहर जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसके अंदर आपको बीच में एक आकृति है और जिसके चारों ओर आपको कुछ जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, इन मोहरों का महत्व क्या है? व्यापार की बात की जाए तो लेन देन के लिए या माल की पहचान के लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता था। यदि प्रशासनिक की बात करूं तो अपना वस्तु पर अधिकार दर्शाने के लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता। और धार्मिक की बात करूं तो लोग यहाँ के हो सकता है कि धार्मिक प्रतीकों के रूप में भी इसका यूज करता हो। और इतिहास की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हड़प्पा की कला संस्कृति को दर्शाता है कि यहाँ के लोग जो थे वो कितने उन्नत कारीगर थे, उस चीज को ये प्रदर्शित करता है। अब मैं मोहनजोदड़ो की कृषि की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ कृषि का बहुत महत्व था। मोहनजोदड़ो के अधिकांश लोग जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए थे। कृषि के कारण ही यहाँ के नगरों का जो विकास है वो हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अतिरिक्त यहाँ उत्पादन होने पर अन्नागार, व्यापार और शिल्प उद्योग जैसे विकसित हुए। यानी व्यापार, यदि अच्छी कृषि हुई है और अनाज पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा हो रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ की कृषि उन्नत है। और पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा अनाज हो रहा है, तभी तो अन्नागार जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया था, शिल्प उद्योग जैसे विकसित हुआ मेरे प्यारे बच्चों। यानी कृषि का अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके अलावा यहाँ की कृषि जो है वो उत्कृष्ट होने का कारण है कि आपने देखा होगा कि ये जो सभ्यताएं थी वो लगभग किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्यारे बच्चों, सिंधु नदी मुख्य जो नदी है इस सभ्यता की, वो सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बार बार बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण जो खेतों में उपजाऊ गाद है वो जमा हो जाता था, और इससे कारण यहाँ की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। अब प्यारे बच्चों, खेती के जो उपकरण थे वो क्या थे? या तो लकड़ी के हल है यहाँ प्रयोग किए जाते थे, या बैलों की सहायता से खेत जो है वो जोते जाते थे। सबसे पुराने हमें जुताई के प्रमाण यानी जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो हमारी राजस्थान की एक सभ्यता है जो हनुमानगढ़ जिले में है, कालीबंगा। उस सभ्यता के अंदर हमें सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त होते हैं। उसके अलावा यहाँ प्रमुख कृषि उत्पाद और भी कृषि उत्पाद जो है, यानी मुख्यतः यहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती थी प्यारे बच्चों? गेहूं, जौ, दाल, तिलहन, कपास, खजूर या खरबूजा, ये मुख्यतः यहाँ की प्रमुख जो कृषि उत्पाद है वो यहाँ के प्राप्त हुए। यानी हमें इतने उत्पादों के साक्ष्य जो है मिले हैं कि यहाँ उस समय इस कृषि के अंदर ऐसे उत्पाद यहाँ मिला करते थे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के लोग जो है वो पशुपालन भी करते थे। यानी कृषि के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, यहाँ के पशुपालन करते हैं। यानी पशुओं के अंदर हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। और प्यारे बच्चों, यहाँ के लोग जो है वो इन जानवरों को यहाँ पालते थे। उसके अलावा यहाँ की खुदाई में यहाँ के जो पुरातत्वविद है उनको एक कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है मेरे प्यारे बच्चों। ये मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा मानी जाती है, और इसकी विशेषता ये है कि ये कांसे से बनी है और इसकी ऊंचाई लगभग 10.5 सेमी या 11 सेमी के आसपास मानी जाती है। जिसकी विशेषता ये है कि इसका एक हाथ कमर के ऊपर रखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरे हाथ के अंदर आपको यहाँ मिलता है अनेक सारी चूड़ियाँ। इसका महत्व क्या है? ये महत्व यही है कि ये जो प्रतिमा है वो धातु कला की उन्नति का प्रमाण है। यानी यहाँ के लोग जो है वो कलात्मक रुचि को दर्शाता है। यहाँ के लोगों की कलात्मक रुचि को दर्शाने का पीछे मकसद यही है मेरे प्यारे बच्चों। यानी यहाँ के जो कारीगर है वो बहुत ही उन्नत किस्म की कलाकारी उनको आती थी। ये आपके सामने इस नर्तकी की फोटो जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि इस प्रकार की नर्तकी जो है वो पहले यहाँ पाई जाती है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ पुरोहित राजा, प्रीस्ट किंग। यानी आपको एक प्रतिमा और मिलती है
जो पत्थर से बनी मूर्ति होती है और उसमें दाढ़ी वाला पुरुष दिखाया गया है और कंधे पर अलंकृत एक वस्त्र है, सोल टाइप यानी चोगा टाइप एक वस्त्र है, दिखता है। और इसका महत्व क्या है? इसे पुरोहित राजा कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में राजा नहीं था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले ही चर्चा की थी कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके अंदर कोई शासक या राजा, महाराजा या कोई भी राजमहल या महल होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए हम ये पूर्णतः नहीं कह सकते कि उस टाइम में शासक व्यवस्था के अंदर, प्रशासन व्यवस्था के अंदर यानी कोई शासक रहा होगा। और ये हमें जो मूर्ति मिली है, इसे कहा गया है पुरोहित राजा, लेकिन ये राजा है या नहीं इस बात की हमें पुष्टि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसे इतिहासकारों ने नाम दिया है पीस्ट किंग यानी पुरोहित राजा। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर इस मोहनजोदड़ो टॉपिक से जुड़े छोटे प्रश्न 2-3 अंकों के, 5 अंकों के और 8 अंकों के कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने अच्छी तरीके से मेरे साथ इस अध्याय का अध्ययन किया है तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आसानी से दे सकते हैं। और यदि नहीं दिया है तो वीडियो को दोबारा जाकर देखो मेरे प्यारे बच्चों, और मोहनजोदड़ो से जुड़े इन सभी प्रश्नों का हल जो है वो अवश्य याद करें। धन्यवाद।